हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कैसे व्यापार की जहाँ जो ग्राहक हैं वो आपको पैसे देते हैं और फिर आप उन्हीं के पैसों का इस्तेमाल करके उनका ही सामान खरीद लेते हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, मतलब असल में आपको वो सामान बिल्कुल मुफ्त में मिल जाता है और फिर आप उसे दुनिया भर में बेचकर 100% मुनाफा कमाते हैं। बिल्कुल। सुनने में तो ये किसी बहुत बड़े और अवैध स्कैम जैसा लगता है ना? लेकिन आपको बताऊं, लगभग 200 सालों तक इस व्यवस्था को एक बहुत ही सम्मानित नाम दिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य। सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी तंत्र के हर एक पुर्जे को खोलकर समझने वाले हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों का, आर्थिक शोध पत्रों का और ब्रिटिश राज के रिकॉर्ड्स का एक पूरा अंबार है। और हमारा मकसद यहाँ इतिहास की सिर्फ तारीखें रटना नहीं है। तारीखें तो सबको पता होती हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद उस मैकेनिज्म को, यानी उस कार्यप्रणाली को डिकोड करना है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को, मतलब ब्रिटिश भारत के प्रांतों और उन 565 देसी रियासतों को व्यवस्थित तरीके से निचोड़ा। हाँ, और कैसे इस पूरी प्रक्रिया ने आधुनिक भारत और पाकिस्तान की नींव रखी। ठीक है, तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हम इस साम्राज्य के ढांचे पर बात करें। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत में ही ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ब्रिटिश राज कोई पारंपरिक साम्राज्य नहीं था। मतलब मुगल या रोमन साम्राज्य की तरह नहीं था। बिल्कुल नहीं। जैसे मुगल या रोमन साम्राज्य थे, वो वहां बसते थे, वहां का पैसा वहीं खर्च करते थे। लेकिन ब्रिटिश राज असल में एक कॉर्पोरेट टेक ओवर था। एक कॉर्पोरेट टेक ओवर। हाँ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसके जो शेयर धारक थे वो लंदन में बैठे थे। अच्छा, और उनका एकमात्र उद्देश्य था मुनाफा कमाना, बस मुनाफा। इसके अलावा जो कुछ भी हुआ, चाहे वो नीतियां हों, अकाल हों या फिर उनकी शिक्षा प्रणाली हो, वो सब इसी एक लक्ष्य का बाय प्रोडक्ट थे। मतलब वो सब बस नतीजे थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये विशाल जो एक्सट्रैक्शन मशीन थी या जो धन खींचने का तंत्र था, वो काम कैसे करता था? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्योंकि जब मैंने इन दस्तावेजों को पढ़ा तो इसमें जो मुनाफे के आंकड़े हैं वो सच में, मतलब मेरा तो दिमाग चकरा गया उन्हें देखकर। हाँ, आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं ही। और इस तंत्र को सबसे बेहतरीन तरीके से 1867 में दादाभाई नौरोजी ने दुनिया के सामने रखा था। दादाभाई नौरोजी। बिल्कुल। उन्होंने इसे ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत कहा था। तो ये ड्रेन थ्योरी असल में थी क्या? इसे बहुत आसान भाषा में समझने के लिए हमें उस समय के व्यापार के तरीके को देखना होगा। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया भर में अपने सूती कपड़े और मसाले बेचता था। बिल्कुल, दुनिया भर में उसकी मांग थी। हाँ, और बदले में दुनिया भर से सोना और चांदी भारत आता था। ये एक सामान्य व्यापार था, जैसे होता है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। मतलब कोई भी देश ऐसी तो अमीर बनता है ना, आप निर्यात करते हैं और आपके पास पैसा आता है। बिल्कुल, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध। हाँ, उसके बाद और खासकर जब उन्हें बंगाल की दीवानी मिली तो खेल पूरी तरह बदल गया। दीवानी मतलब वो जो टैक्स वसूलने का अधिकार था? बिल्कुल सही। अब कंपनी के पास बंगाल का टैक्स यानी भू राजस्व वसूलने का अधिकार आ गया था। और यहीं से नौरोजी की इस ड्रेन थ्योरी का असली मैकेनिज्म शुरू होता है। अच्छा, तो उन्होंने टैक्स के पैसे का किया क्या? उन्होंने भारत के किसानों और जमींदारों से टैक्स के रूप में भारी रकम वसूलना शुरू किया। और फिर सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि उन्होंने ब्रिटेन से सोना चांदी लाना बिल्कुल बंद कर दिया। एक सेकंड, तो फिर वो भारत का सामान कैसे खरीदते थे? यही तो कैच है। इसके बजाय उन्होंने उसी टैक्स के पैसे से, जो भारतीयों से ही लिया गया था, उसी पैसे से भारतीय किसानों और बुनकरों का माल, जैसे कच्चा माल या सूत, खरीदना शुरू कर दिया। रुको, मतलब अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो अंग्रेजों ने किसान से टैक्स के रूप में पैसा लिया और फिर
उसी पैसे को वापस किसान के हाथ में रखकर कहा कि लो, हमने तुम्हारा सूद खरीद लिया। बिल्कुल यही हुआ। ये तो व्यापार हुआ ही नहीं। बिल्कुल, ये तो मतलब कागजों पर की गई एक दिन दहाड़े डकैती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एकदम सटीक विश्लेषण है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि भारत का सामान भारत से बाहर जा रहा था, लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। कुछ भी नहीं आ रहा था वापस। बिल्कुल, वो सामान मुफ्त में ब्रिटेन जाता और फिर यूरोप के बाजारों में भारी मुनाफे पर बेचा जाता। बाप रे। और आप मुनाफे का आंकड़ा देखिए, ये मुनाफा 1757 में लगभग 2.5 लाख पाउंड से बढ़कर 1801 आते आते 50 लाख पाउंड तक पहुंच गया। 50 लाख पाउंड, वो भी उस जमाने में। हाँ, और जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो इस तंत्र ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया। अच्छा, वो कैसे? मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसे कैसे बदला? देखिए, मशीनों को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। तो भारत, जो कभी दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़ों का निर्यातक था, उस पर ऐसी नीतियां थोपी गईं कि वो सिर्फ कच्चा कपास उगाने वाला देश बनकर रह गया। सिर्फ एक सप्लायर बन गया। हाँ, और फिर मैनचेस्टर की उन फैक्ट्रियों में मशीनों से बना सस्ता कपड़ा वापस भारत लाकर यहाँ के बाजारों में भर दिया गया। तो इससे तो यहाँ के जो लोकल बुनकर होंगे उनका तो काम ही खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, इससे भारतीय जुलाहे और जो पूरा हस्तशिल्प उद्योग था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। ये बात सच में बहुत परेशान करने वाली है। और अगर किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था का इस तरह से मतलब खून निचोड़ लिया जाए तो उसका सबसे पहला असर तो जमीन पर रहने वाले आम इंसान पर ही पड़ता है। जाहिर सी बात है। मैंने इन दस्तावेजों में अकालों और महामारियों का जो जिक्र पढ़ा है वो बहुत खौफनाक है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है वो। लेकिन एक बात जो समझ से परे है वो ये कि भारत की जमीन तो दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। बिल्कुल है। फिर लाखों लोग भूखमरी का शिकार कैसे हो गए? क्या ये सिर्फ बारिश न होने का नतीजा था? मतलब क्या सिर्फ सूखा पड़ने से इतने लोग मर गए? देखिए, बारिश का ना होना या सूखा पड़ना तो एक प्राकृतिक घटना है। हाँ, वो तो है। लेकिन उस सूखे का एक भयानक अकाल में बदल जाना ये पूरी तरह से मानव निर्मित था और ये ब्रिटिश व्यापार नीतियों का सीधा परिणाम था। मानव निर्मित अकाल मतलब अंग्रेजों की नीतियों की वजह से? बिल्कुल। अंग्रेजों ने किसानों को खाने वाला अनाज उगाने के बजाय नील और कपास जैसी जो कैश क्रॉप्स होती हैं, यानी नकदी फसलें, उन्हें उगाने के लिए मजबूर किया। अच्छा, क्योंकि वो यूरोप में अच्छे दाम पर बिकती थीं। हाँ, बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए, जब जमीन पर अनाज उगेगा ही नहीं तो सूखे के समय में लोगों के पास खाने के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन जब हालात इतने खराब हो गए थे तो क्या रेलवे जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता था? यही तो। क्योंकि हमें तो हमेशा यही बताया जाता है ना कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। बिल्कुल, और यही इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम है जो आज तक फैलाया जाता है। भ्रम है? कैसे? तो देखिए, रेलवे का निर्माण भारतीयों की सुविधा के लिए तो कभी किया ही नहीं गया था। इसका असली मकसद भारत को और तेजी से और ज्यादा गहराई तक लूटना था। अच्छा। अकाल के दौरान रेलवे का जो इस्तेमाल हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। ऐसा क्या किया उन्होंने? ट्रेनें अकाल प्रभावित इलाकों में अनाज लेकर नहीं जा रही थीं। तो क्या कर रही थी? बल्कि वे ग्रामीण इलाकों से बचा खुचा अनाज बंदरगाहों तक खींच कर ला रही थी ताकि उसे ब्रिटेन निर्यात किया जा सके। हे भगवान, मतलब जब लोग वहां भूख से मर रहे थे तब ये लोग वहां से खाना बाहर भेज रहे थे? बिल्कुल यही हो रहा था। ये तो मतलब क्रूरता की सारी हदें पार करना है। मैं स्रोत सामग्री के आंकड़े देख रही हूँ। 1770 के बंगाल अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़। उस समय बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई और उसके बाद 1876 का महान अकाल, 1900 का दक्कन अकाल और फिर 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें 20 से 30 लाख जाने गईं। और इसके साथ महामारियां भी थीं? हाँ, 1896 के बॉम्बे प्लेग और स्पेनिश फ्लू में भी अनगिनत मौतें हुई। यहाँ कहानी और भी ज्यादा रोचक या कहूँ तो डरावनी हो जाती है। बिल्कुल। क्या लंदन में बैठे किसी भी अधिकारी को इस इतने बड़े पैमाने पर हो रही मानवीय त्रासदी से कोई फर्क नहीं पड़ा? मतलब किसी ने कुछ नहीं कहा? देखिए, कुछ ब्रिटिश पत्रकारों ने जरूर आवाज उठाई थी, लेकिन जो मुख्य प्रशासन का नजरिया था वो पूरी तरह से संवेदनहीन था। कोई इंसानियत नहीं थी। असल में उस समय कई ब्रिटिश अधिकारी माल्थुशियन आर्थिक सोच से बहुत प्रभावित थे।
माल्थुसियन सोच ये क्या होता है? थॉमस माल्थस की थ्योरी थी कि जनसंख्या अगर बहुत बढ़ जाए तो प्रकृति उसे अकालों और बीमारियों से नियंत्रित करती है। अच्छा, मतलब वो इसे एक नेचुरल प्रोसेस मान रहे थे। बिल्कुल, उनका मानना था कि अकाल और महामारियां असल में प्रकृति का तरीका है इस अत्यधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने का। तो क्या उन्होंने कोई मदद नहीं की? इसलिए उन्होंने राहत कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत राहत राशि थी भी उसे अक्सर सैन्य अभियानों में लगा दिया जाता था। ये तो मतलब ऐसा है कि एक तरफ आप देश का सारा पैसा और अनाज बाहर खींच रहे हैं और दूसरी तरफ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत भयानक सच है। अब अगर कोई भी शासक अपनी जनता के साथ ऐसा करेगा तो जाहिर है कि एक न एक दिन लोग विद्रोह करेंगे ही। बिल्कुल करेंगे। क्योंकि लाखों भूखे और गुस्से से भरे लोगों को महज चंद हजार ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए तो रोककर नहीं रख सकते। हाँ, तो उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक हथियार की जरूरत पड़ी होगी। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। और वो मनोवैज्ञानिक हथियार थी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली। वो कैसे? देखिए, एक इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटेन से लाखों क्लर्क भारत लाना बहुत ही महंगा सौदा था। उन्हें लोकल लोग ही चाहिए थे काम करने के लिए। बिल्कुल। इसलिए 1835 में थॉमस मकाले ने एक स्मरण पत्र, या जिसे मकालेज मिनट कहते हैं, वो पेश किया। अच्छा। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। हाँ, मतलब उन्हें ब्राउन अंग्रेज चाहिए थे। हाँ, मैकाले को भारतीय और प्राच्य ज्ञान से सख्त नफरत थी। उसने खुलेआम कहा था कि यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी की एक शेल्फ पूरे भारत और अरब के साहित्य से बेहतर है। क्या गजब का अहंकार था। मतलब अगर मैं इसे आज की भाषा में एक उपमा देकर समझाऊं तो ये कुछ ऐसा था जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों के दिमाग में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। बिल्कुल यही हुआ था। और इस सिस्टम का मुख्य डिजाइन सिर्फ डेटा एंट्री क्लर्क और आज्ञाकारी कर्मचारी पैदा करने के लिए बनाया गया था। सही कहा। लेकिन मुझे लगता है कि उस सिस्टम को बनाते समय उन्होंने अनजाने में बैकग्राउंड फाइल्स के अंदर फ्रांसीसी क्रांति, लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों का ओपन सोर्स कोड भी छोड़ दिया। ये बहुत ही शानदार और सटीक तुलना है, और इसी का नतीजा था 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच, इसमें क्या था? इसमें विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस शिक्षा ने एक तरफ तो भारतीयों को अपनी ही जड़ों, अपने पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति से पूरी तरह काट दिया, जिससे उनमें एक हीन भावना पैदा हुई होगी। बिल्कुल। लेकिन उसी पश्चिमी शिक्षा ने उन्हें दुनिया भर में चल रहे आजादी के आंदोलनों से भी परिचित करा दिया। यानी वो हथियार जो उन्हें कंट्रोल करने के लिए था, जी, उसी ने उन्हें जागरूक कर दिया। हाँ, और बाद में जब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि ये विश्वविद्यालय तो राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा बन रहे हैं, तो उन्होंने कर्जन के रैले आयोग के जरिए इन पर नकेल कसने की भी बहुत कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि क्लर्कों का वो वर्ग सिस्टम को हैक करके आज़ादी का अपना नया प्रोग्राम लिख पाता, उससे बहुत पहले ही एक जबरदस्त भौतिक विस्फोट हो गया। आप 1857 के विद्रोह की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ 1857 के विद्रोह की। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये विस्फोट कोई एक दिन में नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, इसका बैकग्राउंड बहुत पहले से बन रहा था। हाँ, इसके पीछे लॉर्ड डलहौजी की जो व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां थीं, उनका बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, इसे आप एक तरह का कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर समझ सकते हैं। हॉस्टाइल टेकओवर, वो कैसे काम करता था? डलहौजी ने एक नियम बनाया कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वारिस नहीं बना सकता। अच्छा, तो फिर उस राज्य का क्या होता था? बस राजा की मौत के बाद उसका पूरा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति बन जाएगा। ये तो एकदम सीधा सीधा कब्जा था। बिल्कुल। इसी नियम का इस्तेमाल करके झांसी, नागपुर और सतारा को हड़प लिया गया, और इसके साथ ही अवध को कुशासन का बहाना बनाकर छीन लिया गया। तो मतलब आर्थिक लूट और राज्यों पर कब्जा तो चल ही रहा था,
लेकिन सेना में जो हुआ वो एक तात्कालिक चिंगारी बन गया। हाँ, वो कारतूस वाली घटना। बिल्कुल, वो एनफील्ड राइफल के कारतूसों वाली घटना, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्हें गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस किया गया है और सैनिकों को उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था। हाँ, तो इससे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं सीधे तौर पर आहत हुई। बिल्कुल, और इसके अलावा सैनिकों को समुद्र पार भेजने का भी एक नियम बना था, जिसे उस समय कई लोग अपना धर्म भ्रष्ट होना मानते थे। और फिर बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे कई बड़े नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन इन दस्तावेजों में एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। अच्छा, कौन सी चीज? देखिए, जिस अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग की हमने अभी बात की, जिसके दिमाग में वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया था, उस वर्ग ने 1857 के इस महाविद्रोह में अपने ही लोगों का साथ नहीं दिया। हाँ, ये कड़वा सच है। वे विद्रोहियों के खिलाफ और अंग्रेजों के पक्ष में खड़े नजर आए। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैकाले का जो ब्रेन वॉश करने का फॉर्मूला था वो पूरी तरह से कामयाब हो गया था? देखिए, ये एक बहुत ही बारीक और दिलचस्प बिंदु है। इसे हम सिर्फ ब्रेन वॉश नहीं कह सकते। तो फिर क्या था वो? उन्होंने अपनों का साथ क्यों नहीं दिया? उस समय के जो नए शिक्षित भारतीय थे, वे वास्तव में ये मानते थे कि भारत को आधुनिक बनाने के लिए ब्रिटिश शासन का होना जरूरी है। अच्छा, मतलब उन्हें ब्रिटिश राज में भारत का भविष्य दिख रहा था। हाँ, वे 1857 के इस विद्रोह को समाज के एक पिछड़ेपन या वापस उसी पुरानी सामंती व्यवस्था की ओर लौटने के प्रयास के रूप में देख रहे थे। मैं समझ रही हूँ। उन्हें लगा कि अगर ये राजा और नवाब वापस सत्ता में आ गए तो फिर लोकतंत्र और आधुनिकता के विचार कभी भारत में पनप ही नहीं पाएंगे। ये तो एक बहुत ही अजीब दुविधा वाली स्थिति थी। तो क्या इसी वजह से ये विद्रोह विफल हो गया? ये एक कारण जरूर था, लेकिन मुख्य कारण कुछ और थे। जैसे विद्रोह का एक सीमित क्षेत्र में होना। सीमित क्षेत्र मतलब ये पूरे भारत में नहीं फैला था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत और कई बड़ी रियासतें इससे पूरी तरह अलग रहीं। अच्छा, हाँ, इसके अलावा कोई केंद्रीय विजन या एक साझा नेतृत्व नहीं था। हर राजा अपनी रियासत बचाने के लिए लड़ रहा था। मतलब कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उस वक्त। बिल्कुल, लेकिन भले ही ये विद्रोह सैन्य रूप से हार गया हो, इसके परिणाम बहुत बड़े और दूरगामी थे। हाँ, क्योंकि 1858 में उस जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। बिल्कुल, कंपनी राजकांत हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने, यानी अब ये आधिकारिक तौर पर एक साम्राज्य बन गया था। बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि जिस अंग्रेजी शिक्षित वर्ग ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, हाँ, उसी वर्ग की बात कर रहे हैं ना। हाँ, उसी वर्ग ने अगले 90 सालों में ब्रिटिश राज की असली आर्थिक और राजनीतिक मंशा को गहराई से समझा। उन्हें समझ आ गया कि ये आधुनिकता के नाम पर सिर्फ लूट रहे हैं। एकदम सही। और फिर उसी वर्ग ने, जिसमें वकील, पत्रकार और शिक्षक शामिल थे, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की। और ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते इतना विशाल हो गया कि हम सीधे 1947 पर आ पहुंचते हैं। माउंटबेटन योजना और आजादी का समय। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी हमें वाय यानी कारण को समझना बहुत जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। हाँ, मतलब जिस साम्राज्य ने 200 साल तक इतनी मेहनत से एक एक नियम बनाए, रेलवे बिछाई, शिक्षा का ढांचा खड़ा किया, वो अचानक देश का विभाजन करके इतनी जल्दी बाहर निकलने का फैसला क्यों लेता है? सोचने वाली बात है। क्या ये महज स्वतंत्रता संग्राम का नतीजा था या इसके पीछे भी कुछ और था? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन का दबाव निश्चित रूप से अपने चरम पर था ही। लेकिन अगर हम वैश्विक तस्वीर देखें तो 1947 आते आते दुनिया बहुत बदल चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी थी। वो लगभग दिवालिया हो चुका था। अच्छा, तो उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे? हाँ, जिस एक्सट्रैक्शन मशीन या ड्रेन थ्योरी की हमने एपिसोड की शुरुआत में बात की थी, वो मशीन अब ब्रिटेन के लिए मुनाफा नहीं कमा रही थी। मशीन टूट चुकी थी। बिल्कुल, उल्टा इतने बड़े विद्रोही देश पर सैन्य नियंत्रण बनाए रखना
अब ब्रिटेन के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ा घाटे का सौदा बन गया था। मतलब अंत में भी सारा खेल अर्थशास्त्र का ही था। बिल्कुल, पैसे का ही खेल था। मशीन ने पैसा उगलना बंद किया तो कंपनी ने उसे कबाड़ में छोड़ने का फैसला कर लिया। यही कारण था कि सत्ता हस्तांतरण इतनी जल्दबाजी में किया गया। वो जो माउंटबेटन योजना थी। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को जो योजना पेश की, उसमें साफ तौर पर विभाजन की बात थी। तो विभाजन तय कैसे होना था? पंजाब और बंगाल की जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, उन्हें विभाजन तय करना था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम हुए। और उन देशी रियासतों का क्या हुआ जो 565 रियासतें थीं? उन रियासतों को ये आज़ादी दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल हो सकती हैं। और फिर ब्रिटिश संसद में क्लेमेंट एटली की सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। बिल्कुल। दस्तावेजों में लिखा है कि 15 अगस्त को 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने। एक मिनट, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, पूछिए। ये डोमिनियन का तकनीकी मतलब क्या होता है? क्या वे पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे उस दिन? देखिए, डोमिनियन का मतलब था कि भारत और पाकिस्तान अपना शासन खुद चलाएंगे, वे स्वतंत्र होंगे, लेकिन तकनीकी और कानूनी रूप से वे ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही रहेंगे। अच्छा, मतलब एक फॉर्मल लिंक बचा हुआ था। और ये तब तक रहना था जब तक कि वे अपना खुद का संविधान बनाकर लागू नहीं कर लेते। समझ गए। जैसे ही 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया, वो डोमिनियन से हटकर एक पूर्ण गणराज्य बन गया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं, तो ये सच में एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक कहानी है। बिल्कुल है। मतलब एक व्यापारिक कंपनी का लालच, जिसने पहले टैक्स के पैसे से ही लोगों का सामान खरीदा, फिर नकदी फसलों और रेलवे के जरिए लाखों लोगों को भूखा मार दिया। और फिर उस शोषित जनता को काबू करने के लिए शिक्षा का एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसने क्लर्क तो पैदा किए, लेकिन अनजाने में ही सही उनके अंदर आज़ादी के बीज भी बो दिए। बिल्कुल सही बात है। और फिर 1857 का वो ज्वालामुखी, जिसने कंपनी राज को तो खत्म किया और अंततः एक दिवालिया हो चुके साम्राज्य का अपने ही बुने हुए जाल को आधा अधूरा छोड़कर भाग जाना। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सत्ता और शोषण के मैकेनिज्म की एक मास्टर क्लास है। आज के समय के लिए भी। बिल्कुल। जब हम आज की दुनिया में नव उपनिवेशवाद को देखते हैं, जहां ताकतवर देश गरीब देशों के संसाधनों को कर्ज के जाल में फंसाकर निकाल रहे हैं, तो हमें इसी इतिहास की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तरीके बदल जाते हैं, लेकिन जो शोषण का मूल सिद्धांत है वो वही रहता है। ये बात सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। और इसी के साथ हम आज के इस डीप डाइव के अंत तक पहुंच गए हैं। एक बहुत लंबी चर्चा रही। हाँ, शुरुआत में हमने एक ऐसे स्कैम की बात की थी जहां पैसा और सामान दोनों एक ही दिशा में बह रहे थे। 1947 में कागजों पर तो वो व्यवस्था खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी सच में पूरी तरह खत्म हो गई? बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर उसने आज के इस आधुनिक और वैश्वीकरण के दौर में एक नया रूप ले लिया है? मतलब जहां अब कच्चे माल या सूद की जगह विकासशील देशों से बेहतरीन प्रतिभाएं, वैज्ञानिक और डॉक्टर यानी ब्रेन ड्रेन के रूप में विकसित देशों की ओर जा रहे हैं। क्या आज भी बिना किसी सैन्य नियंत्रण के हम मानसिक और आर्थिक रूप से उसी पुरानी एक्सट्रैक्शन मशीन का हिस्सा नहीं है? सोचने वाली बात है कि इतिहास शायद सिर्फ अतीत नहीं है, बल्कि वह हमारे आज के सामने एक आईना बनकर खड़ा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।